गुड इवनिंग सुष्टिम। बाकी लोग कहाँ गए? नो आइडिया। नो आइडिया। एक्चुअली मैंने वो आगे का वो मैथ क्लास आज अटेंड नहीं किया था, थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो आई थिंक दे आर स्टिल देयर। ओके। Okay, Riya's there. Just a minute, just give me a second. इसको start कर रहा हूँ उसी को। ठीक है। सो इन द हिस्ट्रीज क्लास हमने क्या क्या बात किया था, कई सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, वी हैव बेसिकली टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग इज क्लियर। साउंड, ऑडियो, विजुअल सब शकल दिख रही है, सब सही है? ऑल ओके? ओके, ठीक है। सो टर्न ऑन योर वेबकैम्स टू, इफ़ कंफर्टेबल, ठीक है। सो बेसिकली वेव्स के बारे में बात किया था, तो वेव्स ओवरऑल मोशन के बारे में बात किया था, एम्पलीट्यूड के बारे में बात किया था, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है बात किया था, वेवलेंथ एंड द ओवरऑल द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो इफ अगर उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होगी। दीज थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। थोड़ा सा स्पीड में ही चलेंगे क्योंकि हमें केमिस्ट्री भी करनी है और बहुत ज़्यादा टाइम हम बायो में ऑलरेडी दे चुके हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। एल्बिडो के बारे में कहाँ तक बात किया था हमने? जस्ट गिव मी ए सेकेंड। देखिए कहाँ तक बात किया था। We have talked till ओके पेज नंबर 6 तक बात किया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमने बात किया था कि ओवरऑल सोनिक बूम के बारे में बात किया था। व्हाट इज सोनिक बूम? ठीक है, सुनेंगे बस। वेबकैम ऑन कर लो भाई अगर ठीक है तो। सोनिक बूम के बारे में बात करेंगे। सोनिक बूम क्या होता है कि इफ़ सुष्निम ऑल्सो यू, हाँ ठीक है। सोनिक बूम क्या होता है, देखो जब कभी प्लेन उड़ता है तो प्लेन बहुत स्पीड में उड़ता है, ठीक है। सो प्लेन फ्लाई एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है ना। और नॉट दिस इज नॉट अबाउट द प्लेन, दिस इज अबाउट द जेट प्लेन। तो जेट प्लेन बहुत हाई स्पीड में उड़ते हैं। अगर कभी क्या हो गया कि आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एक्सीड कर जाए एयर स्पीड को, यानी कि जो एयर स्पीड है आपकी आपकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाए, तो बहुत तेज आवाज़ आती है। दैट्स नोन एज दी सोनिक बूम, ठीक है। दैट्स नोन एज द सोनिक बूम। नेक्स्ट कम दी मैक नंबर। व्हाट इज द मैक नंबर? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड टू द स्पीड ऑफ द साउंड। यानी कि आपकी जो साउंड की स्पीड सिस्टम हैज रेज्ड, हाँ सिस्टम को पूछना है क्या? दिस द रेशियो ऑफ द, हाँ मिस्टेक हो गया था। अच्छा ओके। तो
तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड टू द स्पीड ऑफ द सोर्स साउंड, यानी कि जहाँ से साउंड आ रहा है उसकी स्पीड टू द एक्चुअल साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। बस इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओवरऑल फिर बात करते हैं दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। So the speed of the sound is proportional to the temperature. So as we increase the temperature, the speed of the sound will increase, and as will increase the humidity, the speed of sound is also increase. तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, स्पीड साउंड की होती है वो बढ़ जाती है। तभी मैंने कहा था कि जब कहीं बारिश हो रही है, आपके पास आपके घर के आसपास बारिश का मौसम है, तो वहाँ आप देखोगे कि जो आपके बाइक का जो हॉर्न है, जो स्कूटी का जो हॉर्न है, कार का जो हॉर्न है, वो बहुत दूर तक सुनाई पड़ेगा, बिकॉज उस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, अच्छा, और बाकी अभी मैं आगे बात करूँगा। ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। याद है? इवेपोरेशन, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना कम इवेपोरेशन होगा। इसीलिए जब कभी क्या होता है कि गर्मी भी है और बारिश भी हो गई है, ठीक है, और कूलर चला दिया हमने, तो क्या होगा, हमें चिपचिप लगेगी, है ना, तो स्टिकी हो जाएगा स्किन और हमें गर्मी और ज़्यादा लगेगी। वाई? बिकॉज वाटर इज इवेपोरेट, द स्वेटिंग इज, परस्पिरेशन इज इवेपोरेटिंग, है ना, जो स्वेटिंग है वो इवेपोरेट हो रहा है। पर जब वो इवेपोरेट हो रहा है तो जो बाहर की जो हवा है वो क्या है, वो ड्राई नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी वेट और ह्यूमिड। तो जब इवेपोरेट होगा तो बाहर जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज देयर इज नो अवेलेबल स्पेस फॉर इट। बात समझ गए? तो इसलिए क्या होता है कि गर्मी में जब ह्यूमिडिटी होती है, कूलर चलाने पे बारिश होती है उसके बाद, तो और ज़्यादा हमें गर्मी लगती है। बिकॉज नॉर्मल डेज में क्या, जैसे अभी दीज आर द नॉर्मल डेज, इन द नॉर्मल डेज अभी आप बाहर जाओगे, डेफिनेटली द सन इज सो हाई, ठीक। सो एंड दैट केस व्हाट विल हैपन, जब आपको परस्पिरेशन होगा, स्वेटिंग होगी, तो आप वो इवेपोरेट हो जाएगी, बिकॉज द एयर इज ड्राई, तो आपको ठंडा लगेगा। और हाँ, मैंने बताया था whenever there's a in the physics there's a concept of evaporation, तो जब भी evaporation का concept होगा तो क्या होगा, it will cast the which effect, cooling और heating। सुष्निम evaporation की वजह से क्या होगा, leads to the cooling effect। जब भी evaporation होगा तो क्या होगा, cooling effect होगा। फॉर एग्जाम्पल, you've taken a bath, you've taken a shower, शावर लेने के बाद जस्ट स्टैंड अंडर अ फैन, ठीक है ना, स्टैंड अंडर अ फैन। तो जैसे फैन के अंदर खड़े होगे तो व्हाट विल हैपन, जैसे फैन के अंदर खड़े होगे तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे व्हाट यू विल सी दैट योर शिवरिंग, और आपकी जो स्किन में कूलिंग इफेक्ट आपको आएगा। सो इवेपोरेशन ऑलवेज लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। और फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ थिनर, द एग्जाम्पल ऑफ थिनर इज द नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, वो उसको ले लो, उसको हाथ में डालोगे तो वो हाथ में डालने पर इवेपोरेट हो जाता है, इट विल गिव द कूलिंग इफेक्ट। और टेक अ सम पेट्रोल, ड्रॉप्स ऑफ पेट्रोल, उसको हाथ पे रखोगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, दैट इज द कूलिंग इफेक्ट। एंड इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन और इट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल। सोचने गोयल, ये दो बार कैसे आ गई, ठीक है? क्या मुझे ऐसा लग रहा है क्या? नहीं सर, नेट प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। ओके, हाँ मुझे दो दिख रहा है ना इसके। हाँ सर, पता नहीं इस बार फिर से नहीं, रहने दो अच्छा है, दो भी अच्छा है, एक से भले दो। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो होगा, इवेपोरेशन विल ऑलवेज ऑल्सो डिपेंड ऑन दी सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव पोर्ड द वाटर और एनी हाउ द वाटर इज स्लिप फ्रॉम योर हैंड, ठीक है ना, ग्लास स्लिप हो गया और वो पानी ज़मीन में फैल गया, तो वो इवेपोरेट इतनी जल्दी नहीं होगा। टेक अ वाइपर और उसको पूरे सरफेस पे फैला दो, इट विल बी ईजी, वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। दिस इज वन थिंग। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सब बारे करके इसके बारे में हम कल बात कर चुके थे। दूसरी चीज़ बात करते हैं पिच के बारे में। व्हाट इज द पिच? पिच होता है द हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर विल बी द पिच एंड श्रिल विल बी द साउंड। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हाई पिच होगी। पिच का मतलब क्या होता है, आवाज़ कितनी ज़्यादा पतली है। अब जैसे मेरी आवाज़ है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी मोटी है इन कंपेयर टू सुषम की आवाज़ या रिया की आवाज़ या आपकी आवाज़ है। क्यों? क्योंकि यू आर अ गर्ल, तो गर्ल की जो विमेंस की जो पिच होती है वो क्या होती है, पतली होती है कंपेयर टू मैन। मैन की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी भारी होती है। एंड दीज आर व्हाट, दीज आर दी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। मैंने बताया था ना, बॉडी का मस्कुलर होना मेल्स में, बियर्ड का आना, ठीक है, फेशियल हेयर्स, बियर्ड मतलब फेशियल हेयर्स का आना, बॉडी का पिच जो उसका वो और ज़्यादा हैवी होना, दीज आर दी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। फीमेल्स में बॉडी का लीन होना, है ना, आवाज़ का पतला होना, तो दीज आर दी सेकेंडरी सेक्शुअल
कैरेक्टर्स, ठीक है। सो ये क्या हो गया, तो ओवरऑल द हायर पिच फ्रीक्वेंसी, तो यानी कि जो पिच होती है, पिच वो किसकी वजह से होती है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है, ठीक है। ओके, लाउडनेस जो होता है, लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करती है किस पे, एम्पलीट्यूड पे, कि कितना लाउड है। बहुत ज़्यादा ओवरऑल जो साउंड है, कितने बहुत ज़्यादा लाउड साउंड है, और धीरे कर लो साउंड, तो धीरे और तेज जो हो रहा है साउंड, वो उसका क्या मतलब है, दैट इज अबाउट दी एम्पलीट्यूड, इट इज़ अबाउट दी एम्पलीट्यूड। इस तरह की चीज़ें कई बार आ जाती हैं, है ना, एक नंबर में या चार्ट में पूछ सकते हैं ऐसे। ओवरऑल देखो, साउंड का जो हम नापते हैं, जो लेवल नापते हैं, उसको नापते हैं डीबी में, क्या होता है, डेसिबल में। लाइक डू यू यूज़ हेडफोन्स, डू यू यूज़ हेडफोन, ईयरबड्स यूज़ करते हो, ठीक है। ईयरबड्स अगर आप यूज़ करते हो, तो आपने जब वो ईयरबड खरीदा होगा, अगर आपने, इफ़ यू हैव परचेज दैट ईयरबड रिसेंटली, है ना, इन द रिसेंट पास्ट ईयर, है ना, पिछले साल खरीदा होगा, तो आपने शायद जब खरीदा होगा तो वहाँ पर लिखा होगा 32 dB नॉइज़ कैंसिलेशन, ANC, सुना होगा आपने ऐसा, 45 dB, हाँ, ये सुनो रिया, नॉइज़ कैंसिलेशन। तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन क्या मतलब हो रहा है, ये कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव दिस एयरबड्स, आई हैव दिस एयरबड, बोट का एयरबड है, इस पर लिखा है इट कैंसिल 32 dB, 32 dB की ANC को कैंसिल करता है, यानी कि एंटी नॉइज़ कैंसिलेशन है, कितना, 32 dB। सो व्हाट इज dB, dB इज द डेसिबल, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द साउंड, तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द साउंड, ठीक है, साउंड की क्या हो गई, ये यूनिट हो गई, डेसिबल, डेसिबल। अच्छा, एक हो गया डॉप्सन यूनिट, वो क्या होता है, डॉप्सन यूनिट, ये किसकी है, हाँ ठीक, ओजोन लेयर की, है ना, मेजरमेंट की। अच्छा, ओजोन जो आएगा फिर वो एक ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, गुड वाला कौन सा, बैड वाला कौन है, बताओ, स्ट्रेटोस्फेयर वाला गुड है, हाँ स्ट्रेटोस्फेयर वाला गुड है। हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर वाला गुड है, ट्रोपोस्फेयर वाला बैड है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, दैट इज दी, वो इनसाइड पे है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब वो क्या करेगा, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, जो ट्रोपोस्फेयर वाला है, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वापस भेज देगा, तो वो ओवरऑल क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग को समझना है ना, एक होता है, देखो, एक होता है क्लाइमेट चेंज, देयर टू टर्म्स, वन इज दी क्लाइमेट चेंज एंड अनदर इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इन लेमैन टर्म इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज तो पता है ना, हाँ, ओवरऑल अर्थ का क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, एंड दैट इज कॉजिंग ओवरऑल ग्लेशियर का पिघलना, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, वो भी क्यों हो रहा था, है ना, बहुत सारा निकल रहा है, ग्लेशियर सारा हो रहा है, अर्थ का लेवल बढ़ रहा है, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल, 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल में डिटरमाइन किया। सो ओवरऑल दिस इज द क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, द बेस्ट एग्जाम्पल, और फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई छोटा भाई, छोटा बहन है, कोई भी छोटा है, मतलब बच्चा है, उसको समझाना है आपको व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो हाउ यू विल एक्सप्लेन द ग्लोबल वार्मिंग टू हर और हिम, you know what is the best way, the best way is take the example of a car, उसको बोलो take the example of a car, और वो कार कैसी है, the car is parked in the open area during the summer, the car is parked in the open area, such name, the car is parked in the open area during the summer, ठीक है, and now you have opened the gate of that car at 4 PM शाम को या दोपहर में आपने ओपन किया, यू हैव पार्क द कार एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स या एटलीस्ट फॉर 1 आवर, तो जैसे ही आप ओपन करोगे इट इज वेरी हॉट देयर, क्यों, क्योंकि ऑल द हीट इज गोइंग, नाउ इमेजिन दिस कार इज द अर्थ ओनली, द कार इज द अर्थ, सो ऑल द हीट इज गोइंग इनसाइड दैट कार, बट देयर इज नो वे टू फॉर द हीट टू कम आउट ऑफ दैट कार, तो गर्म हो रही है और गर्म हो रही, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है वो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि उसमें वार्म हो रहा है, ग्लोबल मतलब क्या हो गया, ग्लोबल मतलब कंप्लीट, वार्मिंग मतलब वार्म हो रहा है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट कार। आगे देखो, तो ये क्या हो गया, फॉर एग्जांपल, तो डेसिबल के बारे में पता चल गया। अब अगर आप बात करते हो, है ना, जैसे वेस्पर कहते हैं, जैसे कभी समटाइम्स, है ना, कभी आपने शायद बात किया होगा छोटे छोटे विस्परिंग, है ना, तो उसको, उसकी जो डेसिबल होता है 15 to 20 हो गई, नॉर्मल कन्वर्सेशन 30 से 60 हो गई, एंग्री में, तो ओवरऑल कौन कौन से याद रखना है, जैसे विस्पर में 30 से 60 होता है, नॉर्मल जो आपका कन्वर्सेशन है इट इज द 30 to 60, ये याद रखना है, नॉर्मल कन्वर्सेशन 30 to 60, ट्रक का हॉर्न आ जाएगा 90 to 95। अच्छा, 90 जो है ना, 90 इज दी ओवरऑल लिमिट,
यानी कि 90 में 90 का साउंड इतना हार्श होता है कि वो क्या हो गया कि ये देखो लिखा हुआ है 90 डेसिबल आर द लाउडेस्ट ह्यूमन दैट कैन टॉलरेट. जैसे आई हैव राइट नाउ सम डेज बिफोर आई हैव परचेज द फोन. आई हैव परचेज द फोन वन प्लस का फोन एंड टुडे आई हैव जस्ट चेक्ड दैट व्हाट इज द मैक्सिमम डेसिबल लिमिट ऑफ दैट फोन फ्रॉम द स्पीकर. वो क्या दिखा रहा था पता है? इट इज शोइंग दी 90 डेसिबल. यानी कि मेरे फ़ोन का जो मैक्सिमम जो है डेसिबल है वो कितना है? 90 डेसिबल. चेक फॉर योर फोन ऑल्सो एंड दिस इज द मैक्सिमम लाउडेस्ट फॉर द ह्यूमंस. ठीक है ना? क्लियर? एंड नॉर्मल कन्वर्सेशन 30 से 60 हो गया. ठीक है ना? 50 डेसिबल साउंड्स कैन वॉक अप टू कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू 80 डेसिबल इज हार्मफुल. तो अगर 80 डेसिबल तक आप रखते हो तो वो हार्मफुल है. ठीक है? और 90 डेसिबल जो है मैक्सिमम उसको टॉलरेट उसके ऊपर टॉलरेट आप नहीं कर पाओगे. दैट इज द लाउडेस्ट. ठीक है? तो जेट प्लेन का ये हो गया. थोड़ा सा इसको एक आइडिया रखेंगे, कभी एग्जाम में आ गया तो पता होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट इज दी व्हेन द साउंड ट्रैप मूव्स फ्रॉम बिटवीन द डिफरेंट मटेरियल. तो साउंड ऑब्वियसली साउंड वेव आर द मैकेनिकल वेव्स. ये सुनो, साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स. सो दे नीड व्हाट? दे नीड ए मीडियम टू प्रोपगेट, टू ट्रेवल. ठीक है ना? एंड what material? Solid, liquid and gas. मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड विल बी देयर इन दी सॉलिड. और ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी, पर सॉलिड में मैक्सिमम स्पीड होगी सॉलिड में. ठीक है? नेक्स्ट इज एंड इफेक्ट देख लिया मैंने कि जो साउंड की जो स्पीड होगी वो स्पीड किस पर डिपेंड करेगी? डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. अभी देखा हमने, डिपेंड ऑन दी ह्यूमिडिटी. ये सुनो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी स्टेज द सेम. सो वेन एवर साउंड मूव्स बिटवीन द डिफरेंट मटेरियल, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम रहेगी. फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या दिखा रही थी अभी? दिस फ्रीक्वेंसी वॉज शोइंग द पिच. ये सुनो, पिच. आपकी पिच बहुत हाई है, यानी कि आप जब बोलती हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मेरी फ्रीक्वेंसी कम है. ठीक है ना? एंड स्पीड एंड द वेवलेंथ चेंजेस. स्पीड जो वेवलेंथ होगी, स्पीड और वेवलेंथ जो होगी वो चेंज हो जाएगी. यानी कि व्हेन द साउंड ट्रेवल इन द डिफरेंट मटेरियल, तो ऑब्वियसली हमें पता है व्हेन द साउंड ट्रेवल इन डिफरेंट मटेरियल व्हाट वी हैव सीन कि ओवरऑल उसकी स्पीड जो होगी वो डिफरेंट होगी. सॉलिड में अलग होगी स्पीड, लिक्विड में अलग होगी, गैस में अलग होगी. सबसे कम किस में होगी? गैस में होगी. सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगी. सो ऑब्वियसली द स्पीड विल बी चेंज्ड, wavelength will be changed, but what will not change? The frequency will not be changed. And और हमको एक और चीज़ पता है. क्या पता है हमें? द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तभी रेड कलर का जो था, रेड कलर का, उसकी वेवलेंथ क्या थी? मैक्सिमम और मिनिमम? हाँ, मैक्सिमम. ठीक है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? मिनिमम. और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी? एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे कि वेवलेंथ पे? फ्रीक्वेंसी पे. E इज इक्वल टू एच न्यू. तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही थी, तो इसकी रेड कलर की एनर्जी कम होगी. एक और चीज़ याद रखेंगे, अभी वो देखा आपने, अभी देखेंगे रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर आप रहते हो उसका जो साउंड मैक्सिमम हो सकता है 55 डेसिबल. इससे ऊपर नहीं हो सकता डे टाइम पे. और रात में कितना हो जाएगा? 45 डेसिबल. ठीक. फिर बात करते हैं साइलेंट जोन में कितना होगा? 50 डेसिबल टू 40 डेसिबल. या इंडस्ट्रियल एरिया, ये कई बार एक दो बार पूछा जा चुका है. इंडस्ट्रियल एरिया में 75 टू 70. और 90 डेसिबल कहाँ था? 90 डेसिबल ट्रक का साउंड, याद है अभी? डीबी. कॉमर्शियल एरिया में ये इतना, ये थोड़ा ध्यान रखना. ठीक है? ओके. और ध्यान देना कि जो नॉइस है, नॉइस इज अ टाइप ऑफ व्हाट? पोल्यूशन. नॉइस इज अ टाइप ऑफ पोल्यूशन विच इज मेंशन्ड अंडर द पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2000. सो नॉइस पोल्यूशन एक्ट हमारा है 2000 का, तो उसके अंदर ये पोल्यूशन है. और एक और पोल्यूशन होता है लाइट पोल्यूशन. लाइट पोल्यूशन याद है? लाइट पोल्यूशन. Let's say if you are putting so much light in the sky, so that leads or that works as a distraction for the migratory species. birds के लिए और भी जितनी nocturnal हैं animals, उनके लिए वो distraction का काम करता है. but light is not a pollution which is mentioned under the pollution act. तो जो हमारा pollution act है ना, तो उस pollution के अंदर हमने light को recognize नहीं किया, पर noise को recognize किया है. ये पता होना चाहिए. फिर बात करते हैं ओवरऑल इको के बारे में. क्या होता है इको? क्या होता है ना? जैसे इफ देयर इज अ हॉलो रूम, है ना, हम चिल्लाएं जैसे कि आप चिल्लाओगे, व्हाट विल हैपन? देन इको हैपन. इको में क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट बैक करके आती है लाइट, साउंड. अच्छा, दो तीन टर्म में भी बात करेंगे उसके बारे में. एक होता है रिफ्लेक्ट. ठीक है ना? एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है डिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हो गया कि लाइट या कोई भी वेव आई, यहाँ से आई, यहाँ से चली गई, है ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट करके. डिफ्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि लाइट आई या कोई वेव आई, इस पर लड़ी, फिर थोड़ा सा बेंड हो गई, फिर यहाँ निकल गई. दिस इज नोन एज द
डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन. व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि इफ लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज, ये ऐसा कुछ है, तो लाइट या साउंड यहाँ से आया, यहाँ से लड़ गया और यहाँ से लड़ के फिर ऐसे से निकल गया, मतलब देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग. फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिफ्रैक्शन, the best example of the diffraction from which you can understand this concept is a light which is passing in your room from the next room which is beside your room below the door. कभी कभी क्या होता है, उस रूम का डोर बंद है ना, डोर बंद है पर वहाँ पे लाइट जल रही है, तो उस दरवाजे के नीचे से जो लाइट आ रही है दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्रैक्शन. तो कॉर्नर या एजेस से जब लाइट या कोई वेव टकरा के वापस आती है या फैल जाती है दैट इज द डिफ्रैक्शन. ठीक है. इको के लिए ना, इको के लिए व्हाट यू नीड एटलीस्ट 16 to 17 मीटर्स ऑफ अपार्ट. तो जो सोर्सेज होने चाहिए वो कितना होना चाहिए, 16-17 मीटर अपार्ट होना चाहिए, तभी ये इको होगा. ठीक है ना. नेक्स्ट देयर इज अ टर्म आल्सो रिवर्बरेशन. व्हाट इज रिवर्बरेशन? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इन एन इनक्लोज्ड रूम इज नोन एज द रिवर्बरेशन. मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसको ऐसे समझ सकते हो, इफ समवन इज चैंटिंग ओम, Om. Okay, if someone is chanting Om, at that time what is happening? Now, if I chant Om, what will happen? The things surrounding the things in my surrounding will start to vibrate also, na? Om. So with that reverberation, इसको बोलते हैं reverberation, है ना. मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का when I said Om. रिजोनेंस क्या होता है? व्हाट इज द रिजोनेंस? रिजोनेंस का मतलब क्या होता है कि इफ देयर इज द फ्रीक्वेंसी इम्पोज्ड ऑन द पीरियोडिक फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी. यानी कि आपने किसी बॉडी पे कोई एक फ्रीक्वेंसी लगाई है, कोई फोर्स लगाया है विच इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी और द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी विल स्टार्ट टू ऑक्सीलेट. ठीक है. बॉडी विल स्टार्ट टू ऑक्सीलेट. ठीक है. इसको बोलते हैं रेजोनेंस. मतलब कि सिंपल सी एक बॉडी है, एक पेंडुलम है, लेट्स से दिस इज अ पेंडुलम. ठीक, दिस इज अ पेंडुलम. इस पेंडुलम में आपने कोई फोर्स लगा दिया है ना. इफ दिस फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फोर्स ऑफ दिस पेंडुलम और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पेंडुलम विल स्टार्ट टू ऑक्सीलेट. ये ऑक्सीलेट करने लगेगा और इसी को बोलते हैं रेजोनेंस. स्टेशनरी वेव्स हमने देखा था. व्हाट इज द स्टेशनरी वेव? सो स्टेशनरी वेव्स आर दी स्टेशनरी वेव, दो वेव, जैसे हमने कहा था स्प्रिंग की वेव, स्प्रिंग वेव्स आर द स्टेशनरी वेव. डिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड, डिफ्रैक्शन मैंने समझा दिया है आपको. सो डिफ्रैक्शन कुड बी ऑफ लाइट ऑल्सो, कुड बी ऑफ साउंड ऑल्सो. ये होता क्या है? किसी एक जगह से उसका बेंड हो जाना साउंड का. ठीक है. जैसे मैं अगर यहाँ से चिल्ला रहा हूँ कस के, तो दरवाज़ा बंद है, सब चीज़ बंद है, पर दरवाजे के नीचे से साउंड जा रहा है. ठीक. नेक्स्ट कम्स दी डॉपलर इफेक्ट. व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट? व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट? आज इनका शायद नेटवर्क का इशू. डॉपलर इफेक्ट क्या हो रहा है? डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि इफ देयर आर टू फ्रीक्वेंसी सोर्सेस और वो अपनी डिस्टेंस चेंज करते रहें. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कॉलिंग समवन, ठीक है ना, इफ आई एम कॉलिंग समवन बाई रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ और किसी को मैं बुला रहा हूँ, तो वो जो मेरे पीछे आ रहा है उसको मेरा आवाज़ जो होगा वो हर पोजीशन में चेंज सुनाई पड़ेगा. सो ये क्या होता है? बेसिकली रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्सेज एंड द साउंड ऑब्जर्वर. मे बी यू हैव सॉल्व दीज डॉपलर क्वेश्चन इन दी मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स सॉल्व किया ना. एक लड़का बुला रहा है, कॉल कर रहा है, दूसरा इतने डिस्टेंस पे है, तीसरा इतने डिस्टेंस पे है, उसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट. सो कहने का मतलब क्या है कि इफ आई एम कॉलिंग दैट पर्सन, इफ आई एम वन पर्सन ए एंड आई एम कॉलिंग दिस पर्सन बी. सो अगर मैं इसको बुला रहा हूँ, दिस इज द नॉर्मल कॉलिंग, बट इफ दिस पर्सन बी इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड, this person B is also moving forward, let's say with the 2 meter per second, I am moving with 1 meter per second. So जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होना चाहिए, जो नॉर्मल बात होनी चाहिए, जब वो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा बिकॉज ऑफ द दैट मूवमेंट. तो इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट. ठीक है. फिर अब बात आता है शॉक वेव्स क्या होती हैं. ठीक है ना. अगर जब हमने बात किया था कि कोई भी बॉडी बहुत स्पीड मूव कर रही है, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड से मूव कर रही है, तो पीछे वो क्या अपना कोनिकल शेप बना देती है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है. इफ एनी बॉडी मूव्स एट ए वेरी हाई स्पीड, फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर टेकिंग एज द जेट प्लेन्स. सो व्हेन द जेट प्लेन मूव्स एट द सुपरसोनिक स्पीड, व्हाट दे डू, दे behind the plane they leave a very loud amount of the disturbance. ठीक है ना. एंड दिस डिस्टर्बेंस इज नोन एज द शॉक वेव. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग शॉक वेव्स. ठीक है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द टीवी. अच्छा, टीवी में मैंने बताया था, टीवी के रिमोट में जो लाइट निकलती है वो कौन सी लाइट है? विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज दिस? टीवी के रिमोट से
टीवी के रिमोट से? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और ये IR ब्लास्टर होता है ना फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन में IR ब्लास्टर होता है, ठीक है। एंड दिस इंफ्रारेड हैज़ द हीटिंग कैपेसिटी। जस्ट टेक अ रिमोट ऑफ टीवी और उसको बार बार प्रेस करो बटन को, यू विल फील सम हीटिंग इफेक्ट एट दी लाइट। अब एक और चीज़ बताना चाहिए, जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट होते हैं उसमें जो पिक्चर सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। यानी कि जो पिक्चर जो आपको टीवी दिख रही है उसमें जो पिक्चर आ रही है, फोटो दिख रही है, वो आ रहा है बिकॉज ऑफ दी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और जो साउंड आ रहा है, साउंड सिग्नल आ रहा है, ऑडियो जो आ रहा है, ऑडियो वो आ रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो याद रखेंगे इसको, ऑडियो है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी और पिक्चर है बिकॉज ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। ऑडियो किसकी वजह से है, ऑडियो है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑडियो बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पिक्चर बिकॉज ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो प्लीज मेक श्योर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ओवरऑल ईयर के बारे में थोड़ा सा बात किया है। देखो, टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट ट्रैवल वेरी फार बिकॉज द अर्थ इज द कर्वेचर। क्या बात कर रहा है, जो टेलीविजन सिग्नल होता है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, ठीक है ना। टेलीविजन सिग्नल बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाता बिकॉज अर्थ का शेप कैसा है, राउंड है। देखो, दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। नाउ इफ वी हैव प्लेस्ड एन एंटीना हियर, इफ दिस इज द सैटेलाइट एंड वी हैव प्लेस्ड द एंटीना, सो दिस विल कवर हाउ मच एरिया, दिस मच एरिया ओनली, ये सुनो, इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा, इससे ज़्यादा करेगा तो फिर यहाँ चला जाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो कहने का मतलब क्या है कि दिस एंटीना और दिस सैटेलाइट कैन वर्क ओनली अप टू दिस मच एरिया, बस इतने एरिया के लिए काम करेगा बिकॉज द अर्थ इज ऑफ कर्वेचर शेप, ठीक है। फिर हमको दूसरा लगाना पड़ेगा सैटेलाइट, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे नाविक है हमारे पास, तो नाविक में हमने कई सारे सैटेलाइट लॉन्च करके रखी हैं। क्यों, वाई वी नीड अ लॉट मैनी सैटेलाइट्स, बिकॉज वन सैटेलाइट कैन नॉट कवर द इंटायर अर्थ, क्लियर, एट ए टाइम। ऐसे तो वो रहेगा, थोड़ी देर रहेगा, जब अर्थ का मूवमेंट होगा देन इट विल कवर, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट ट्रेवल वेरी फार बिकॉज द अर्थ इज कर्वेचर, दे मूव स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, एंड मिस आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। एक है डायाटोनिक स्केल। व्हाट इज द डायाटोनिक स्केल? इट इज द म्यूजिकल स्केल विद द 8 नोट्स। सो इट इज अ म्यूजिकल स्केल, इसकी 8 नोट्स होते हैं, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ह्यूमन ऑडियो रेंज, यानी कि ऑडिबल रेंज, जिस रेंज को हम सुन सकते हैं, मैक्सिमम जो बताया डीबी के मामले में, मैक्सिमम वी कैन हियर इज दी 90 डेसिबल डीबी, ठीक है, 90 डेसिबल वी कैन हियर। और ऑडियो रेंज है 20 to 20,000 हर्ट्ज। दिस इज द PYQ, प्लीज पे अटेंशन ऑन इट, 20 to 20,000 हर्ट्ज, ठीक। नेक्स्ट इज दी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है, जैसे कभी जो हार्ट की हार्ट बीट नापने के लिए वी मेजर दी स्टेथोस्कोप। एक बताया था कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट की चीज़ों को नापने के लिए, और इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, प्लीज पे अटेंशन, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ये किसके लिए था, ब्रेन के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट के लिए हो गया। स्टेथोस्कोप पता ही है आपको, ठीक है ना, टू चेक द बीट्स, और जितनी आपकी हार्ट बीट्स होती है नर्व्स बीट भी होती हैं। इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर। हाउ इट वर्क्स, इट फंक्शन क्या है उसका, तो उसका जो फंक्शन है, जो फिजिक्स का प्रिंसिपल है बिहाइंड इट, इट हैज़ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है ना, तो दिस इज वन थिंग ना, इसको हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ इज द एंडोस्कोपी, ठीक है, एंडोस्कोपी। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें। सो वन थिंग इज द स्टेथोस्कोप एंड यू कैन ऑल्सो रिलेट एज द फाइबर, है ना। आप करेंगे जियो ऑप्टिकल फाइबर केबल, हैव यू हर्ड अबाउट जियो ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है ना। तो जियो ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो वाई इट इज कॉल्ड द जियो ऑप्टिकल फाइबर केबल, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है, फाइबर के अंदर TIR होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी मैंने आपको बताया, दिस इज द रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन, ठीक। एक होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है कि जो लाइट आई है, ये तो यहाँ मूव कर गई, जो मतलब कि जो लाइट होती है वो इसी मीडियम में प्रॉपर, जैसे ये तो है, दिस इज रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, पर इन दिस रिफ्लेक्शन ऑल्सो देयर इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिफ्रैक्शन। पर TIR में क्या होता है, जिस जगह से आए वहीं लौट जाएगा, ऐसे करके प्रॉपर, थोड़ा बेंड हो सकता है पर इट विल जस्ट बेंड अवे, जहाँ से आया वहीं चला जाएगा, उसको बोलते हैं TIR। और वो होता किस एंगल पे है, वो होता है क्रिटिकल एंगल पे। क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, क्रिटिकल एंगल पे TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना ये कहाँ कहाँ पर होता है, ये होता है हमारा फाइबर्स में जो होते हैं, जो जियो फाइबर के केबल होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है ना, ऑप्टिक्स में होते हैं। इंडोस्कोपी जो भी बता रहा था मैं, इंडोस्कोपी, और स्टेथोस्कोप में देखो भी था थोड़ा सा। इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी क्या होता है, जब आपको डॉक्टर को आपके बॉडी के अंदर के पार्ट्स देखने होते हैं तो उसमें इंडोस्कोपी का यूज़ करते हैं, उसमें एक पाइप डालते हैं अंदर और उसमें लाइट लगी रहती है, तो उससे दे कैन सी द इंडोस्कोपी के द्वारा। उसमें क्या होता है, उसमें TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। बेरियम का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली अंदर चीज़ों को देखने के लिए, यानी कि आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक में बेरियम पहले खिला देते हैं आपको, उसके बाद इंडोस्कोपी करवाते हैं, तो आपकी जो बॉडी पार्ट्स है वो दिखते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। तो स्टेथोस्कोप, इन सब में क्या TIR का इस्तेमाल करें। और हाँ, और किस में TIR का होगा, डायमंड में, डायमंड में क्या होगा, TIR का इस्तेमाल होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसीलिए वो इतना शाइन करता है। तो वाई डायमंड शाइन, बिकॉज ऑफ TIR, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स में कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक होता है पॉइंट इज दी, अच्छा हीट कैसे ट्रांसफर करती है, तो बात कर चुके हैं ना, हीट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे ट्रांसफर कर रहा है, टेम्परेचर विल ट्रांसफर फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, पता है हमें, है ना। विंड कैसे ट्रांसफर हो रही थी, विंड ट्रांसफर हो रही थी हाई प्रेशर टू, सोचने में यहाँ पर देख लो थोड़ा, विंड कैसे ट्रांसफर हो रही थी, विंड ट्रांसफर हो रही थी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर कैसे ट्रांसफर होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये किस केस में बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंडक्शन, अभी बताऊंगा आगे, कंडक्शन कन्वेक्शन सब बताएंगे, कंडक्शन के केस में हो गया, ठीक। उसी तरह से हीट कैसे ट्रांसफर होगी, हीट भी यही, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तो हीट ही है ना, है ना, टेम्परेचर क्या हीट है, यानी कि हाई हीट टू लो हीट, यानी कि एक ऐसी बॉडी इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है हाई हीट पे तो लो हीट, ठीक है ना। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी कंडीशन जिसमें सारी स्टेट्स अवेलेबल हो आपके पास, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 स्टेट्स होती है मोस्टली सॉलिड लिक्विड गैस, एक प्लाज्मा स्टेट्स भी होती है, प्लाज्मा स्टेट इज द स्टेट विद द, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज द प्लाज्मा स्टेट, है ना, लिक्विड स्टेट उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। एक उसके बाद एक और स्टेट आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, उतना जाना नहीं है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 रेड FM, सुना है ना, रेड FM पहले आता था, FM अभी आता है। अच्छा FM का मतलब क्या हो गया, FM का मतलब क्या हो गया, अभी बताया मैंने। साउंड कैसे सुनाई पड़ता है टीवी में हमें, फ्रीक्वेंसी, M फॉर एम, फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो F क्या है, F तो पता ही है आपको, फ्रीक्वेंसी, M फॉर मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 96.6 रेड FM, याद कर लेंगे, और बाकी 37 डिग्री सेल्सियस। वी आर दी वार्म ब्लडेड, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है ना, बिकॉज वी कैन मेंटेन दी होम्यो स्टैसिस, ठीक, होम्योस्टैसिस, उसको मेंटेन कर लेते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं रिलेशंस के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, तो याद रखना हमें क्या कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, फॉरेनहाइट C/5 बताया था मैंने, F-32/9, ये फॉर्मूला याद रखना है बस। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। और -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो होता है सेम हो जाते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। और 0 केल्विन इसको बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। मैं क्या कह रहा हूँ, 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको भी माइनस कर दो, यानी कि -0 केल्विन, दिस इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एक होता है, वन थिंग इज द क्रायो मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रायो, लो टेम्परेचर, anything which is at a low temperature is known as the cryo. For example, the cryogenic engine, तो ये इंजन कौन सा इंजन हो गया, विच इज एट द वेरी लो टेम्परेचर। तो कोई इंजन, ऐसा इंजन जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे काम कर रहा है, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। स्पेस में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो पता होना चाहिए। टेम्परेचर डिसाइड करेगा क्या, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो का, हमें पता है हमें, ठीक है। थर्मोमीटर क्या है, जो टेम्परेचर को मापता है, ठीक है, थर्मोमीटर हो गया। अच्छा ध्यान रखना, हम थर्मोमीटर में टेम्परेचर नापने के लिए, जैसे आपको बुखार आ गया है तो हम मरकरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ना, मरकरी थर्मोमीटर। बट मरकरी थर्मोमीटर, इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अदर और वेरी जनरलाइज्ड यूज़।
मरकरी जो है वो जम जाती है -30 डिग्री सेल्सियस पे। मरकरी फ्रीजेज एट -30 डिग्री सेल्सियस। सो मीन्स दिस वॉट, इसका मतलब हो गया कि यू कैन नॉट मीजर द टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, आप मरकरी थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। अच्छा एक और चीज़, मरकरी जो है, मरकरी दैट इज द Hg। इट इज मेटल। मरकरी मेटल है कि नॉन मेटल है? वही बोल गया क्यों? मरकरी तो मेटल है। और नेक्स्ट इज व्हाट वाज द, आई थिंक बेरियम। एक मिनट, बेरियम नॉन मेटल, वन मोर थिंग, नॉन, अच्छा ब्रोमीन था, ब्रोमीन था। ब्रोमीन जो है ये इट इज़ नॉन मेटल, ठीक है ना, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। मरकरी क्या है? मरकरी Hg, इसको लिख लेना, मरकरी विच इज़ Hg, इट इज़ मेटल एट, ये अभी मेटल है, सॉरी एक मिनट, हाँ ये इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या मैंने बोल रहा? मैंने बोला कि मरकरी, इसका सिंबल होता है Hg, इट इज़ अ मेटल, मेटल होती है, ठीक। और ये लिक्विड है एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहती है। वैसे मेटल क्या रहेंगे? सॉलिड रहेंगे, बट ये लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन इट इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ ऑल्सो द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, इट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे देखो, तो अब -39 तक हम मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द मर्करी। उससे ज़्यादा करना तो क्या करेंगे हम? एल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -115 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। एल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -115 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। अब एक बात करते हैं, वन थिंग इज दो स्पेसिफिक हीट क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट, और वहीं से आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको सुन लेते हैं। अच्छा, अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय द 1 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नॉर्मल भाषा में व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट? व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट, तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि स्पेसिफिक हीट ज़्यादा किसकी है, पानी की कि SiO2 रेत की, सिलिका की, किसकी ज़्यादा है? देखो, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? इन लेमैन लैंग्वेज द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक हीट कि कोई भी चीज़ कितनी जल्दी ठंडी होती है और कोई भी चीज़ कितनी जल्दी गर्म होती है, ठीक है। आपको पता है कि जो रेत है SiO2 है, पॉपकॉर्न जो बनाते हैं वो रेत में बनाते हैं ना, हैव यू सीन? पॉपकॉर्न रेत, उसको डाल देते हैं मकाई को, है ना, कॉर्नस को, और फिर उसके बाद रेत में डालते हैं। क्यों रेत लेके आता है वो? क्योंकि रेत जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है, SiO2 सिलिका बहुत जल्दी गर्म होती है। कोई भी चीज़ जितनी जल्दी गर्म हो जाएगी और जितनी जल्दी ठंडी हो जाएगी, उसकी स्पेसिफिक हीट उतनी ज़्यादा कम है। समझ गए? क्लियर? और कोई भी चीज़, एक मिनट, ये तो जितना जल्दी गर्म हो गया ना, ठीक है चलो। और कोई भी चीज़ जितना देर में गर्म हो, ठीक, और जितना देर में ठंडा हो, उसकी स्पेसिफिक हीट जो है उतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो पानी जो है वो बहुत देर में गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा होता है, इसलिए पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कंपेयर टू अदर। इसीलिए आपको पता होगा पानी का इस्तेमाल पहले कार्बोरेटर में करते थे, इंजन में करते थे, पानी डालते थे इंजन में, याद होगा शायद आपको, कार्बोरेटर में पुरानी गाड़ियों में, है ना। तो वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये सीधा स्पेसिफिक हीट। तो कोई भी चीज़ कितनी जल्दी गर्म हो रही है, कितनी जल्दी ठंडी हो रही है ना। हाउ फास्ट मटेरियल इज हीटिंग अप और कूल्स डाउन इज नोन एज इट्स स्पेसिफिक हीट। अगर बहुत जल्दी हीट होता है, इफ इट इज हीटिंग टू फास्ट एंड कूलिंग टू कूल डाउन टू फास्ट, है ना, उसकी स्पेसिफिक क्या होगी? बहुत ज़्यादा कम है, ठीक। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी,
कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी, तो मास इज इक्वल टू केजी, मास इन केजी, ठीक है ना, और वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट हो गया, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डेफिनेटली सिंपल सी बात है. इफ़ वी हैव लेट्स से अ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड है हमारे पास, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, है ना. व्हाट विल हैपन, डेंसिटी विल डिक्रीज, ये तो सबको पता है ना, हमें पता है. ऐसे जब गैस को हीट करोगे तो मॉलिक्यूल बाहर दूर चले जाएंगे, तो डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वही होगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है. सो डेंसिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस. ठीक है, आगे देखें. एक कॉन्सेप्ट है. सो व्हाट वी नो कि अगर हम इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो वॉल्यूम विल इंक्रीज, ठीक है, एंड द डेंसिटी विल डिक्रीज, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड द डेंसिटी विल इंक्रीज. बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज द एनॉमली ऑफ द वाटर, वो यहाँ पे लिखा है मैंने, एनॉमली ऑफ द वाटर, या वाटर एनॉमली नीचे दिया हुआ है यहाँ पर, anomalous expansion of the water. In the case of water, what we have observed, in the case of water, what we have observed, so let's say for example, if the water is there at 100 degree Celsius, ठीक, तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, some कुछ वॉल्यूम होगा उसका, ठीक है. If we are cooling the water down from 100 degree Celsius to 10 degree Celsius, what will happen, the volume will increase or decrease? जब मैं पूछता हूँ तब दिमाग लगाते हैं. इफ़ द वॉल्यूम, इफ लेट्स से द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड वी आर कूलिंग द वाटर डाउन फ्रॉम 100 to 10 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? डिक्रीज होगा ना. हम इसको ठंडा कर रहे हैं ना, कम कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम उस समय क्या होगा, जब कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, कम होगा, तो इसका वॉल्यूम कम होगा. उसी तरह से तो व्हाट वी हैव सीन इफ वी आर कूलिंग डाउन द लिक्विड फ्रॉम 100 to 4 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम पे उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. एंड इफ द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग द डेंसिटी विल इंक्रीज. बट देयर इज अ एनॉमली ऑफ द वाटर, जब हम 4 डिग्री सेल्सियस उसको 0 डिग्री तक लेके आएंगे तो उसका वॉल्यूम फिर से बढ़ जाता है. दिस इज नोन एज द वाटर एनॉमली. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर that water has maximum density at 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसके बाद तो डेंसिटी क्या होगी, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी. ये सुनो, ठीक है, 4 से और 0 के बीच में वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो हेंस द डेंसिटी विल डिक्रीज. सो द मैक्सिमम डेंसिटी, क्वेश्चन आएगा, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कब होगी, इट विल बी 4 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यहाँ देख लो, ये देखो यहाँ पर 100 to 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है, बट 4 to 0 डेंसिटी विल डिक्रीज. ठीक है, तो बाकी लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे. थर्मल एक्सपेंशन. नाउ इफ यू आर हीटिंग समथिंग इट विल एक्सपेंड. ठीक है, तो 3 तरह के एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल. बस आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो होता है वो 1:3 होता है. अच्छा, एक और बताएगा एक्वा राजिया के बारे में. एक्वा राजिया HNO3 और HCl, एक्वा राजिया, इसका रेशियो क्या था? हाँ, ये HCl और HNO3 बोल दो चलो. व्हाट वाज द रेशियो? HCl में 3 है ना, 1 2 3, 3 यहाँ थे और 1 यहाँ था, 3:1. HCl में 3 ना, 1 2 3, तो इसलिए 3 इसके नीचे आएगा. HCl HNO3 एक्वा राजिया, इसमें कुछ भी डिजॉल्व हो जाएगा, एनीथिंग कैन बी डिजॉल्व इन दिस थिंग. ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक रेडिएशन, और इसके यहाँ पर दिया नहीं दिया है, कहाँ गया ये, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इनके बारे में समझ ले, बात थोड़ा सा कर ले. पहली चीज़, 2 चीज़ें तो बढ़ के आ रहे हैं. एक होता है कन्वेक्शन, जब एयर के बारे में बात किया था, देन देयर आई हैव टॉक्ड अबाउट द कन्वेक्शन. सो एनीथिंग इफ द एयर इज मूविंग अपसाइड, है ना, इफ द लाइटर एयर इज मूविंग अपसाइड, दैट इज नोन एज द कन्वेक्शन. एडवेक्शन क्या होता है, जब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, लाइक नियर द सरफेस. ठीक है,
नाउ इज द कंडक्शन. कंडक्शन क्या होता है? फॉर द कंडक्शन यू नीड व्हाट? यू नीड अ मटेरियल. For the conduction you need a material. For example, you have taken a rod or you are heating the one end of the rod, तो another end of the rod will also be heated up. तो वो क्या होता है? That is known as the conduction. और या आप पॉट को गर्म करते हो, that is because of the conduction. ठीक है. तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टेकन अ रॉड, तो रॉड का इफ़ यू हैव लिटेड दिस एंड, इसको आपने गर्म किया, दिस एंड ए यू हैव हीटेड अप, तो एंड बी भी गर्म हो जाएगा. ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द कंडक्शन. नेक्स्ट थिंग इज द कन्वेक्शन. ठीक है. कन्वेक्शन क्या होता है? इफ़ यू हैव टेकन अ पॉट, ठीक, और उसमें नीचे आग लगी है, ऐसे मतलब इसमें फायर रखा हुआ है, सो अगर यहाँ के मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के गर्म हो गए हैं, तो ऊपर वाले भी गर्म हो जाएंगे. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन. ठीक है. और जो रेडिएशन है, दिस रेडिएशन का कॉन्सेप्ट तो कहाँ से आता है? सन की जो एनर्जी आ रही है उसको हम रेडिएशन के उसमें काउंट करते हैं. ठीक है. थोड़ा सा देख लेते हैं. तो कंडक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस होगा. ठीक है. हीट विल फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर टेम्परेचर. स्लो प्रोसेस है, बस इतनी समझना है यहाँ पे. कन्वेक्शन के केस में क्या होगा? मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड. मटेरियल मीडियम चाहिए आपको, इसमें भी चाहिए मटेरियल मीडियम, इसमें भी चाहिए आपको. डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है ना. लोअर टू हायर जाएगा. बाकी सारी चीज़ें लिखिए, आप पढ़ लेंगे, कुछ खास नहीं है. इस रेडिएशन के केस में देखेंगे यहाँ पर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाएगा. प्रोपोगेट विद द स्पीड ऑफ लाइट. इट प्रोपोगेट्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. वाई? बिकॉज ये है क्या? ईएम रेडिएशन ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. रेडिएशन मतलब क्या हो गया? ईएम रेडिएशन. वही लाइट वेव. 3 × 10⁸, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन. ठीक है. फिर बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. रेडिएशन के बारे में पता चल गया. कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, सब हो गया. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये क्या बताता है? ये कहता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल रेट ऑफ लॉस ऑफ द हीट बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर. कहने का मतलब क्या है कि इफ़ यू हैव अ कप, एक कप है आपका, कप ऑफ टी. ठीक. अब इस कप ऑफ टी में इसका जो टेम्परेचर है लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कितना, या इसका कप ऑफ टी का मान लीजिए टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कितना ठंडा होगा वो डिपेंड करेगा इसके टेम्परेचर में और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस में. पढ़ो उसको. द रेट ऑफ लॉस ऑफ द हीट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग. तो बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो डिफरेंस का टेम्परेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा उसका रेट ऑफ लॉस. ठीक है. एक किरचॉफ का नियम है. किरचॉफ का नियम इतना कहता है कि जो इमिसिव पावर होती है टू द अब्जॉर्प्टिव पावर इज द सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस ऑफ द सेम टेम्परेचर इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. इमिसिव पावर क्या होती है? व्हाट इज द इमिसिव पावर? इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर. तो इमिशन मतलब किसी चीज़ का बाहर निकलना, अब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज़ का अंदर आना. सो ये क्या कह रहा है कि द इमिशन ऑफ एन अब्जॉर्प्शन, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ बॉडी, ब्लैक बॉडी है. ठीक. अब इस ब्लैक बॉडी की जितनी रेडिएशन ये इमिट कर रहा है, ठीक, और जितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सेम है फॉर एनी बॉडी. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 2 बॉडी, लेट्स से 2 बॉडी मेरे पास, नॉट दीज अदर 2 ब्लैक बॉडीज. सो दोनों बॉडी की इमिसिव और एब्जॉर्प्सिव रेडिएशन की कैपेसिटी सेम है एट द पर्टिकुलर सेम टेम्परेचर. एक सेम टेम्परेचर पे क्या है? वो सेम है. और वो कितनी है? इट इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर. ब्लैक बॉडी क्या होती है? कोई एक पूरी ब्लैक बॉडी, पूरी काली बॉडी, उसकी इतनी इमिसिव पावर है और एब्जॉर्प्टिव पावर है, उतना ही है किसी भी हर सरफेस का. ठीक है. बस इतना ही बोल रहे हैं. एक आता है स्टीफेंस लॉ. ये क्या बोलता है कि जो एनर्जी होती है इट इज द टेम्परेचर के पावर 4 होती है. बस इतना याद रखना है. बस एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू T⁴. E इज इक्वल टू T⁴, मतलब प्रपोर्शनल टू. फिर बात करते हैं फ्यूज़न का. मतलब पता ही होगा फ्यूज़न और फिजन. फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? जुड़ना. फिजन का मतलब टूटना. सन में क्या हो रहा है? सन में हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूज़न. और हाइड्रोजन बॉम्ब में भी क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूज़न. फ्यूज़न कहाँ पे हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूज़न कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपका एटम बॉम्ब में. ठीक है. या न्यूक्लियर रिएक्टर में ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में वी हैव फ्रीजिंग. पता ही आपको. वेपराइजेशन पता ही है. इवेपोरेशन से क्या होगा? हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज द इवेपोरेशन. यानी कि जो इवेपोरेशन इट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. बताया भी है मैंने. और इमोशनल इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सॉरी इट गिव्स व्हाट? कूलिंग इफेक्ट.
कूलिंग इफेक्ट। जब भी कहीं पर भी कूलिंग इफेक्ट क्वेश्चन आ जाए क्या लगाओगे? इवेपोरेशन। ठीक है। और एक और चीज़ देखो, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? ह्यूमिडिटी के। ये सुनो, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना इवेपोरेशन कम होगा, तभी हमको गर्मी लगेगी। ठीक है। ये तो लिखा भी था, कूलिंग बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट होगा। बॉइलिंग पॉइंट जब कोई चीज़ किसी में बॉइल करती है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बट अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप हाइयर एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, हिल्स पे जा रहे हो, तो उस टाइम पे वाटर जो है वो क्या होता है? वो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, इसलिए वाटर बॉइल्स एट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, बट वाटर बॉइल्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस इन दी हाइयर एल्टीट्यूड। ठीक है ना? हाइयर एल्टीट्यूड, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। सो दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स अंडर हाइयर प्रेशर, है ना, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम कहीं हाइयर प्रेशर पे जा रहे हैं तो वहाँ पर हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा। अच्छा, मैंने एक अभी अभी एक आगे भी आएगा। एक होता है इफ़ यू आर बर्न बाय अ फायर, और दूसरा इफ़ यू आर बर्न बाय अ स्टीम। तो स्टीम से जब बर्न होगा वो ज़्यादा जलेगा, क्योंकि उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो ज़्यादा होती है। तो वो लेटेंट हीट क्या होती है? हर चीज़ के अंदर एक कुछ हीट छुपी होती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। कंडेंसेशन के केस में, इवेपोरेशन के केस में, है ना, हर केस में, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, एनी मटेरियल हैज़ टू टाइप ऑफ लेटेंट हीट। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन मतलब व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर टुगेदर, जॉइंट्स टुगेदर, वो कुछ एनर्जी खत्म करेंगे ना, ठीक है, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब वो वेपराइज होंगे तो उस समय भी अपना जो स्टेट चेंज करेंगे, दे विल ऑल्सो लूज सम एनर्जी, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? Sublimation is when the concept is solid should convert into liquid and the liquid is converted to gas. But if the solid is directly converting into gas, so that is known as the process of sublimation. So process of sublimation means when the solid directly converts into gas, into known as the process of sublimation. ठीक है, ये वो लिखा हुआ है, स्ट्रीम बर्न्स मोर पेनफुल देन द बॉइलिंग वाटर ड्यू टू द हाइयर लेटेंट हीट। PYQ है, दिस इज द PYQ। ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए, सो हॉर फ्रॉस्ट क्या होता है? ये क्या है? रिवर्स ऑफ द प्रोसेस सब्लिमेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ द वेपर टू द सॉलिड। सॉलिड टू वेपर इज द सब्लिमेशन, वेपर टू सॉलिड इज द हॉर फ्रॉस्ट। ठीक है। ह्यूमिडिटी के बारे में पता है, एयर कंडीशनर का पता है। ह्यूमिडिटी का मेजर किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। एयर कंडीशनर और एयर कूलर में क्या डिफरेंस है? एयर कंडीशनर जो होता है वो ह्यूमिडिटी को भी मैनेज करता है, ठीक है, पर एयर कूलर जो होता है वो मैनेज नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ऑफ मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ, 3 लॉ ऑफ मोशन है, पहला जो लॉ ऑफ मोशन है ना, वो बात करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, फिर बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मोशन। ये क्या होता है? ये बता रहा है कि जब भी एनर्जी मूव करती है फ्रॉम लोअर टू हाइयर ट्रॉपिक लेवल, तो क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है ना, एक वो नियम है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, लिंडमैन का शायद नियम है वो, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जब इफ द एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, दिस इज ए, दिस इज बी, सो 10% का क्या होता है? उसमें लॉस होता है। हैव यू हर्ड अबाउट इट? लिंडमैन का शायद नियम होता है वो। ठीक है, ये हो गया। बाकी अच्छा, रेफ्रिजरेटर के केस में पता होगा ना आपको कि रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि ओवरऑल जो उस रेफ्रिजरेटर के अंदर की जो हीट है उसको निकाल के सिंक में भेजता है। बट इफ़ यू ओपन द रेफ्रिजरेटर और आप सोचो कि आपका रूम ठंडा हो जाएगा, तो वो पूरा रूम एज अ सिंक काम करता है उस टाइम पे। ठीक है, तो वो रूम गर्म कर देगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो पता है, टच अगर वुड करोगे, आयरन करोगे, तो आयरन मेटल है तो इसलिए ठंडा लगेगा आपको। ठीक है, और कॉपर और ग्लास में क्या होगा कि कॉपर जो कंडक्शन कॉपर में अच्छा होगा, ग्लास में कंडक्शन नहीं होगा, वुड में कंडक्शन नहीं होगा।
और सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर हो गया कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज़ दी योर सिल्वर। सिल्वर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लोथ्स के बारे में पता है, जो समर में हमें लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए क्योंकि उसमें वो अब्जॉर्ब कम करते हैं, ब्लैक ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, है ना। ब्लैक पहनने में अच्छा लगता है, ब्लैक में आप स्मार्ट लगते हो, गुड लुकिंग लगते हो, ब्यूटीफुल लगते हो, बट हमें लाइट कलर के क्लॉथ पहनना चाहिए समर्स में, और डार्क कलर के पहनना चाहिए विंटर्स में। ठीक है ना, वो होना चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर आप क्या करते हो, सॉल्ट ऐड कर देते हो तो वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या करता है, रेज कर देता है। अच्छा, अगर सॉल्ट ऐड कर दिया हमने बर्फ़ में, तो बर्फ़ जल्दी पिघलेगी कि धीरे 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 पिघलेगी? धीरे पिघलेगी। हाँ, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज विद द प्रेशर, तो बताइए था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज विद द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कुकर। ठीक है, एक और चीज़ बता, क्लाउडी नाइट और सिंपल नाइट, कौन सी जो नाइट होगी, क्लाउडी नाइट और क्लाउडी नाइट एंड लाइक और प्लेन नाइट, मतलब द नाइट्स विदाउट क्लाउड्स, विच नाइट विल बी मोर कोल्डर? हाँ, तो क्लाउडी नाइट जो होती है ना, देखो सिंपल सी बात है, वी हैव हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक। अगर क्लाउड्स होंगे, लेट्स से दीज आर द क्लाउड्स, तो क्लाउड्स विल वर्क एज ए वॉट, एज ए बैरियर। तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आई थी ना, अंदर जो रेडिएशन आई थी, ठीक है, शाम के टाइम में वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो ओवरऑल अर्थ क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर हाई रहेगा, यानी कि हमारे लिए अच्छी बात है। विंटर्स, इन विंटर्स दिस इज समथिंग विच इज़ गुड फॉर अस, बट इफ देयर इज नो क्लाउड, सो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आएगी, रात में चली जाएगी। सो क्लाउडलेस नाइट्स आर मोर चिली, मोर कोल्डर। क्लाउडी नाइट्स क्या होती हैं, वार्मर देन क्लियर नाइट्स। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि देयर अ टेम्परेचर, जैसे फ्रिज में कोई चीज़ रख देते हैं तो ख़राब क्यों नहीं होती, क्योंकि उस समय वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड होता है। यानी कि अगर इफ़ यू वांट टू फर्टिलाइज समथिंग, या उसको उसकी ब्रीडिंग करानी है, या उसमें उसका राइपनिंग करानी है, यू नीड टू गिव सम टेम्परेचर, है ना। जो भी एल्गी होता है, बैक्टीरिया होता है, इट नीड सम मॉइस्चर, कुछ कंडीशन उसको चाहिए। ठीक है ना। और सोडियम बेंजोएट, अच्छा सोडियम बेंजोएट, एक होता है सोडियम बेंजोएट, दिस इज द प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव, पी से प्रिजर्वेटिव, पी से पिज्ज़ा, पी से प्रिजर्वेटिव, पी से पिज्ज़ा। तो प्रिजर्वेशन जिसका कहते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ होती है, जो यानी कि एडिबल आइटम जो है। एक होता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इज ऑफ द एनिमल्स, प्लांट, वो होता है। पी से प्रिजर्वेशन, या पी से पिकल, पिकल या पिज्ज़ा, तो प्रिजर्वेशन इज फॉर द एडिबल आइटम, सोडियम बेंजोएट डालते हैं। और एथिलीन, एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं फॉर किसी राइपनिंग के लिए, आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए एथिलीन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग के ना सोडियम कार्बाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, सोडियम कार्बाइड जो अच्छा नहीं करता, सोडियम कार्बाइड का इस्तेमाल भी कर लेते हैं कई लोग। सोडियम कार्बाइड, एथिलीन गैस का इस्तेमाल, या एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी और साउंड के बारे में बता दिया था। देखो, ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो वाटर लेस डेंस हो जाएगा और साउंड ट्रेवल फास्टर। ठीक है, ह्यूमिडिटी के इंक्रीज करने पे क्या होता है, एयर जो हो जाता है लेस डेंस हो जाती है। तो एयर ऐसे बहुत डेंस है, एयर बहुत डेंस है, बट जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो एयर क्या होती है, लेस डेंस हो जाती है, तो साउंड क्या होता है, फास्टर ट्रेवल करता है। बाकी ओपन रेफ्रिजरेटर रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो गर्म कर देगा पूरा। आज हमारी एक क्लास हो रही, कितने पेज बचे हैं अभी, 30 पेज। थोड़ा सा और पढ़ लेगा, ठीक है, चलो थोड़ा सा और देख लें, थोड़ा सा और देखें क्या इसको, टाइम है अभी। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। लाइट के बारे में बात करेंगे तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उसको बोलते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। ठीक, फिर बात करते हैं, एक है क्या लाइट, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है। ठीक है, लाइट क्वांटा के फॉर्मेट में
और ट्रेवल करता है, फोटोन के फॉर्मेट में ट्रेवल करता है। लाइट ट्रांसफर सेव है। साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑल्सो, ट्रांसफर वेव ऑल्सो। ठीक है, साउंड वेव में जो स्प्रिंग वेव हो गई तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो गई। ठीक है ना। बाकी अगर बात करोगे आप गिटार की वेव, सितार की वेव, दैट इज़ अ ट्रांसफर वेव। पानी पे गई वेव्स वो हो गया। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली ट्रांसफर्स, वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। दे डोंट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। वैक्यूम में भी वो ट्रैवल करेंगे। डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मैंने बताया था कि एक पार्टिकल और वेव। तो लाइट जो होता है वो पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है। मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में होती है। लाइट बेसिकली लाइट जो होता है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट जो डिपेंड करती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज लार्ज इन द मीडियम विच हैज़ द स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि इज मैंने बताया था कि इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी मतलब एनर्जी जो होगी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। बाकी मैंने कहा कि जो लाइट है, लाइट जो है वो आप किस पर डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। इसको म्यू से ऐसे डिनोट करते हैं, म्यू से। ठीक है, म्यू ऐसे नहीं बनेगा, म्यू ऐसे बनेगा, सॉरी, दिस इज म्यू। ठीक, ये होता है म्यू ऐसे करके, मैं भी बनाना भूल गया हूँ वो ठीक है, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू म्यू। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो अगर जिसका स्मॉल होगा वो उसका लॉस ज़्यादा होगा। लाइट जो होती है 8 मिनट 19 सेकंड में अर्थ पे पहुँचती है सन से। ठीक है, ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है, जो बॉडी चमकती है उनको ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, जो बॉडी नहीं चमकती है उनको नॉन ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। 3 तरह की क्लासीफाई किया गया मटेरियल को, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपैक। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसपे आप एक दूसरे को देख सकते हो, जैसे मेरा ग्लास, मैंने ग्लास लगाया हुआ है पर मुझे को साफ साफ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस ग्लास, ये ब्लैक वाला ग्लास, अगर मैं इसको लगा के बैठूँ ऐसे करके, तो क्या हो गया, दिस इज द ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि इससे बहुत साफ नहीं दिख रहा है पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, फिर आता है ओपैक। ओपैक मतलब अगर मैंने भी इसको लगा लिया, ये क्या हो गया, दिस इज द ओपैक, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, तो ओपैक का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं दिख रहा। जैसे आपकी जो आपके घर की आसपास की जो वॉल है, दैट इज दी ओपैक। फिर बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। पता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया, ये तो बता चुका मैं, थोड़ा सा यहाँ पर फिर से देख लेंगे। तो इफ़ दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये होता है एक शाइनी सरफेस होना चाहिए। तो दिस सरफेस शुड बी शाइनी सरफेस, और व्हाट यू कॉल एज द स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया दिस इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड। ये हो गया दिस इज साइन आई, साइन आई। सो इसको बोलते हैं आई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो एक स्नेल्स लॉ भी होता है यहाँ पर, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ that says that sin I is equal to sin R। ठीक है, sin I is equal to sin R, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। ठीक है, और भी कुछ देखते हैं। एक होता है डिस्पर्जन, है ना। डिस्पर्जन क्या होता है, जब प्रिज्म से लाइट जाती है और वाइट लाइट, दिस इज द वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड होगी, दैट इज द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऊपर रेड आ गया मान लीजिए, तो रेड हो गया, रेड हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा इसका ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी इसकी कम है, तो एनर्जी भी इसकी कम होगी। वेब्योर की वेवलेंथ कम है बट इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एक बताया था मैंने डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है, साउंड भी होता है। अगर बगल वाले कमरे से आपके कमरे में आवाज़ आ रही है, लाइट आ रही है, तो कैसे आ रही है, दरवाजे के नीचे से आ रही है, दैट इज द डिफ्रैक्शन। इट हैपन्स फ्रॉम द एजेस, एजेस से होता है, एज से। फिर बात करते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, सॉरी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, वही कि लाइट आई, इफ देयर इज अ मीडियम, तो लाइट विल कम फ्रॉम दिस मीडियम, ठीक है, एंड देन इट विल बेंड एंड देन इट विल मूव अगेन। सो दिस इज नोन एज द डिफ्रैक्शन। द लाइट और वेव्स इंटर इन अ मीडियम, बेंड एंड देन मूव्स इन द नेक्स्ट मीडियम। जैसे मान लीजिए कि दिस इज एयर, दिस इज ऑल्सो एयर एंड दिस इज वाटर, तो ये जो बीच में हुआ है ना, दिस इज डिफ्रैक्शन, ये वाला डिफ्रैक्शन, सॉरी डिफ्रैक्शन बार बार बोला, रिफ्रैक्शन, दिस वन। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इफ़ यू पुट अ पेंसिल इन दी वाटर, यू विल फील लाइक कि वो पेंसिल बेंट हो गई है ना, यू विल फील लाइक, तो उसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन ओनली। ठीक है ना, द वाटर रिफ्रैक्शन। इफ़ यू पुट द कॉइन इन द वाटर, यू फील लाइक कि वो कॉइन जो है मूव कर रहा है, खड़ा है, कैसा भी कुछ मूवमेंट हो रहा है उसमें, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, इसकी वजह से। ठीक है, लाइट ऑलवेज टेक द क्विकेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट, नॉट द नेसेसरी शॉर्टेस्ट पाथ। तो लाइट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लेती है, क्विकेस्ट पाथ लेती है। राइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट, जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है। ठीक है ना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए
हाँ ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो कॉन्केव ऐसे मिरर है ना, मिरर छोड़ दो, लेंस के बारे में देखो। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ओवरऑल दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर का क्या यूज़ है। तो कॉन्केव का यूज़ करते हैं शेविंग क्रीम में, शेविंग क्रीम में शेविंग, जब जो कोई भी दाढ़ी बनाता है तो उसमें जो ग्लास का यूज़ करते हैं दैट इज़ दी कॉन्केव। या डेंटिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्थेल्मोस्कोप में एग्जामिन दी आई नोज, इनमें सब में कॉन्केव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कॉन्केव का इस्तेमाल करते हैं। और किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने के लिए कॉन्केव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब किसी का दांत देखना है तो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा आपको। कॉन्वेक्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कॉन्वेक्स का इस्तेमाल हम करते हैं रियर व्यू मिरर जो होता है, रियर व्यू मिरर कार में जो लगा होता है वो दैट इज दी कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। और उसके बाद सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी करते हैं। ब्लाइंड टर्न आपने देखा होगा कि अंडरग्राउंड पास जहाँ पे होते हैं ब्लाइंड टर्न होता है एकदम से, वहाँ पर भी हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जो कार की जो हेडलाइट होती है ना, कार की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर भी हम कॉन्वेक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कार की हेडलाइट में किसका इस्तेमाल करते हैं। कार हेडलाइट, कार हेडलाइट यूज कॉन्केव मिरर, हाँ मुझे लग रहा था मुझे कॉन्केव है, कार की हेडलाइट में कॉन्केव है, ठीक है। और हाँ ठीक है, रियर व्यू मिरर जो आएगा यानी कि जो कार के बगल में या बाइक के बगल में लगा हुआ मिरर है वो हमारा कॉन्वेक्स है, बट कार की हेडलाइट पे जो लगा हुआ है वो हमारा कॉन्केव है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कॉन्केव डाइवर्जिंग होता है। ये तो पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेवलेंथ इंक्रीजेज विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये थोड़ा 2 दिन कॉन्सेप्ट इसको पढ़ लेना, बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दिया है कि जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी लाइट की, ये आपको पता है। TIR के बारे में बता दिया था मैंने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर जैसे देखो ये लाइट आ रही है यहाँ से, ये यहाँ चली गई तो ये क्या हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया कि क्रिटिकल एंगल में मुड़ गई, ठीक है, और इसके बाद ये पूरा वापस हो गई, ये क्रिटिकल एंगल है, दिस इज द क्रिटिकल एंगल। 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल दैट इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक। तो अगर 90 डिग्री पर मुड़ गई तो दिस क्रिटिकल एंगल, अगर वहीं से वापस हो गई तो उसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डायमंड में करते हैं, ठीक है, और फाइबर में करते हैं ना, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वहाँ पे करते हैं, डायमंड में कर रहे हैं, और उसके अलावा इंडोस्कोपी में कर रहे हैं, बेरियम दे रहे हैं। उसके बाद देखो लिखा हुआ क्या क्या यूज़ है इसका, देखो यहाँ पे पढ़ो, पढ़ो यहाँ पे रिया देखो, स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड इसके लिए करते हैं। मिराज, व्हाट इज़ मिराज। कई बार क्या होता है, मैं जब जाते हैं हम रेत में, डेजर्ट में, तो क्या होता है वहाँ पे पानी जैसा हमें लगता है कि वहाँ पे कुछ पानी है, पर एक्चुअली में पानी होता नहीं है, सो दैट इज़ द मिराज। और शाइनिंग ऑफ द एयर बबल इन द वाटर, हाँ शाइनिंग ऑफ द एयर बबल, कभी आपने देखा है, अभी आपने ऐसा फुलाए एयर बबल्स फुलाए ना, सोप बबल, सोप बबल। तो सोप बबल जो होता है ना, सोप बबल, वो सोप बबल्स जो होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द TIR। अच्छा सोप बबल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज सोप बबल, ठीक है, और सोप बबल के बाहर भी कुछ प्रेशर होगा, है ना, कुछ अंदर भी प्रेशर होगा, तो कहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का कि अंदर का। अंदर का। हाँ अंदर का ज़्यादा है, ठीक है, तभी तो बाहर के प्रेशर को सस्टेन कर पा रहा है, अंदर कम होता तो फूट जाता ना वो, समझे रिया। और बाकी यहाँ पे सरफेस टेंशन की बात करते, सरफेस टेंशन की बात भी करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना, इंक्रीज ड्यू टू सन्स विजिबिलिटी। सन की विजिबिलिटी कैसे देखो, सन की विजिबिलिटी कैसे दिखती है, जैसे सन क्या होता है, सन अगर सुबह, जैसे अरुणाचल में जो है सन राइजेस 5 बजे, कितने बजे सनराइज करता है अरुणाचल में सुबह आजकल, अराउंड 5:30। 5:30 राइज कर जाता है, ठीक है। क्योंकि बताया था मैंने, और वो कौन सा जो था एक जगह जब मैंने नाम बताया था जहाँ पे विलेज था जहाँ पर सबसे पहले आता है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे नॉर्थ ईस्ट विलेज, के से नाम था उसका, Kibitu. किबितू। किबितू गए हो आप, नहीं गए हो। Sir, it's Sikkim. ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, पार्डन मी, ठीक है।
तो ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब मैं क्या बता रहा था, हाँ, जैसे सपोज सिंपल सी बात है कि इफ़ दिस इज़ दी अर्थ, ठीक है, और सन अभी ये है यहाँ पर, मतलब ओवरऑल होराइजन से नीचे है, होराइजन से नीचे, तभी हमको सन की लाइट दिख जाती ना, रोज है ना, थोड़ी सी हमको लाइट दिख जाती है, वो कैसे होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रैक्शन भी काम करता है। एक मिनट, हाँ, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी काम करता है। डिफ्रैक्शन कहाँ पड़ा था अभी, देखो ऊपर, वो जो खिड़की के बगल से आ रहा था, ये वाला, ये वाला डिफ्रैक्शन, ये भी काम करता है वहाँ पर, ठीक है। और डिफ्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पे क्या काम करता है, टीआईआर भी काम करता है, दोनों फिनोमेना यहाँ पे काम करेंगे। तो डिफ्रैक्शन भी काम कर रहा है यहाँ पर, टीआईआर भी काम कर रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। घटना से लगाते रहो, सारे क्वेश्चन मिलेंगे वैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ करना, जो टी आई आर है उसमें डेंस टू रेयर जाएगा हमेशा, वो डेंस टू रेयर। डेंस और रेयर मीडियम क्या होता है, डेंस मीडियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे वाटर जो है वो डेंस है, ठीक है, और यह वाटर डेंस हो गया हमारा। रेयर में क्या आ गया, जैसे एयर हमारा रेयर मीडियम है, रेयर मतलब कि वो दूर दूर है पार्टिकल, डेंस मतलब पास पास है, तो डेंस टू रेयर जाएगा हमेशा, ये देखो क्या है इसमें, ठीक है। इंटरनल जो बॉडी का एंडोस्कोपी होता है वो भी इसमें होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस था ना, कॉन्वेक्स बताया था मैंने, कॉन्वेक्स जो लेंस, अभी मिरर के बारे में बात कर रहे थे, मिरर, कार में जो फ्रंट मिरर है वो कॉन्वेक्स है, बैक वाला जो है वो, फ्रंट वाला कॉनकेव है, बैक वाला कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। दाढ़ी के लिए, बियर्ड के लिए, जो शेविंग कर रहे हैं उसके लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, फोकस करता है वो, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस उसको बोलते हैं, और कॉनकेव को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग, कॉनकेव, डाइवर्जिंग, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। ओवरऑल पावर ऑफ लेंस जो है वो डायोप्टर से नापते हैं, पावर ऑफ लेंस जो होता है डायोप्टर से नापते हैं, और वो जो होता है पावर ऑफ लेंस जो होता है 1/f होता है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ जो होता है, एफ इज़ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का 1/, होता है, और उसको नापते हैं डायोप्टर, तो उसकी यूनिट जो है डायोप्टर है। डेसिबल बात कर चुके हैं, डायोप्टर ये है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वही प्रिज्म वाली पूरी स्टोरी हम बात कर चुके हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। रेनबो कैसे बनते हैं ओवरऑल, अच्छा, रेनबो जो है ना हमेशा जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, मतलब जैसे सपोज ये खड़ा है गोलू, दिस इज गोलू, तो रेनबो, और सन है यहाँ पर, दिस इज सन, तो रेनबो कहाँ बनेगा, पॉइंट ए पे कि पॉइंट बी पे, ए, पॉइंट ए, क्यों, तो रेनबो बनेगा पॉइंट बी पे, ए पे नहीं बनेगा। रेनबो जो बनता है ना हमेशा, आप जो सन होगा उसके अपोजिट में होगा, क्योंकि पता क्या रेनबो में होता क्या है, रेनबो में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इन वाटर ड्रॉपलेट्स पर जब ये सनरेज पड़ती हैं तो आपको वो दिखते हैं, बात समझ गए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ए पे बन जाएगा ना, तो फिर ये कैसे दिखेगा आपको, तो फिर तो सन दिखेगा ना आपको, गेटिंग अ पॉइंट, क्या दिखेगा, भाई सन के आगे तो कुछ नहीं दिखेगा ना, डेफिनेटली सन के आगे कुछ नहीं दिखेगा, रेनबो रेनबो से चला जाएगा, इसलिए बी बनेगा। तो रेनबो का क्या कॉन्सेप्ट है, विबगोर प्रॉपर इसमें बनेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दो चीज़ों के बारे में विच इज़ इंपॉर्टेंट, बाकी तो पता ही, विबगोर में वी का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। प्राइमरी कलर क्या होता है, किसी को पता है प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, बताओ बताओ। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, तो चार हो गए, तीन होते हैं प्राइमरी कलर। अच्छा, एक लाइट आती है, आपने शायद सुना, शायद आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो गया तो उसमें लाइट आती है, कौन सी लाइट आती है, ये लाइट सुनी है आपने, RGB लाइट, हैव यू हर्ड अबाउट इट, सुना है। देखो आजकल जो लाइट्स, आजकल जो लैपटॉप्स आ रहे हैं आपने देखा होगा उसके कीबोर्ड में लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है। तो एक तो सिर्फ वाइट लाइट होती है, एक कलरफुल लाइट होती है, उसको बोलते हैं RGB लाइट्स, या कई लोग अपने रूम में लाइटें लगवाते हैं, उसको बोलते हैं RGB लाइट्स, ठीक है ना। या कीबोर्ड अगर आप अलग से लेते हो उसमें RGB लाइट्स लगी होती है, इन द मैकेनिकल कीबोर्ड स्पेशली। तो RGB लाइट जो होती है उसका नाम RGB लाइट्स क्यों पड़ा, क्योंकि RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, तो रेड ग्रीन जो ब्लू हो गया, ठीक है, हाँ, रेड ग्रीन जो ब्लू होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कलर, रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू, इसको बोलते हैं प्राइमरी कलर, और यही RGB लाइट के कलर भी होते हैं, तो ये यहाँ से याद रख सकते हैं।
सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? बाय मिक्सिंग द प्राइमरी कलर, जो कलर बन रहे हैं उसको सेकेंडरी कलर बोल रहे हैं। तो आरजीबी लाइट्स याद रखेंगे, आरजीबी लाइट वेरी फेमस, गूगल करोगे आरजीबी लाइट यू विल फाइंड इट। नेक्स्ट द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो कलर मिलाने पे वाइट प्रोड्यूस कर दें, वाइट, ठीक है। कलर ऑफ ए बॉडी डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन, यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू सी द कलर ऑफ माय टी शर्ट और शर्ट एज पर्पल, सो बिकॉज योर आईज आर रिफ्लेक्टिंग दिस पर्पल कलर, है ना, इस वजह से ऐसा बात करते हैं यहाँ पे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वही स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओवरऑल जब बात करते हैं जो स्काई का ब्लू कलर जो होता है, सो वाई द स्काई इज ऑफ ब्लू कलर ओनली, दैट इज बिकॉज मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ द वॉयलेट एंड मिनिमम ऑफ द रेड कलर। तो ओवरऑल जो ब्लू कलर स्काई होता है तो क्या होता है, क्योंकि ब्लू कलर में क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। विबग्योर, देखो विबग्योर आएगा ना, विबग्योर, तो विबग्योर, विब बी पास में आ गया, ठीक है। तो इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, तो स्कैटर ज़्यादा होगा, इसलिए ब्लू कलर का आएगा, इसी से ये रीज़न है इसका, ठीक है। और ये देखो सनलाइट और सनसेट में क्या होता है, वो रेड कलर जो होता है, रेड कलर जो आता है वो बिकॉज ऑफ क्या है, बिकॉज ऑफ रेड कलर जो है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और डिस्पर्जन भी इसमें डिस्पर्जन, हाँ, डिफ्रैक्शन नहीं सॉरी डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी रहेगा, ये भी रहेगा, TIR का भी थोड़ा रोल रहेगा, पर मोस्टली हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो ना कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से रेड कलर का रहेगा, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से रेड कलर का रहेगा। पर जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये डिफ्रैक्शन और TIR के बारे में बात करोगे, तो ये हम वहाँ पर बात कर रहे थे कि जब वो होराइजन पे जो पहले से दिख रहा है, वो जब अभी आया नहीं है पहले से दिख रहा है, तब वहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग है, ये रेड कलर का कारण है स्कैटरिंग, ठीक है। द लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर, मच पता ही है हमें, ठीक है, सब पता है हमें। डिफ्यूज़न ऑफ लाइट, ठीक है ना। डिफ्यूज़न क्या होता है, ओवरऑल जब बहुत लाइट जो होती है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से हिट करके जब लड़ती है तो ओवरऑल डस्ट पार्टिकल से, तो उसको डिफ्यूज़न ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपने सुना होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, सोप की फिल्म बनती है। इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, से पढ़ा होगा आपने, जब सेम फेज में होंगे, जब अपोजिट फेज में होंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है, इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द टू सोर्सेज, सो पॉइंट ए पॉइंट बी, इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट, so if they meet constructively, so the intensity will be maximum. If they meet or if they meet destructively, means constructive मतलब क्या कि सेम फेज में है, the particles are in the same phase, so means constructive maximum intensity. if the particles are in a different phase means the minimum intensity, ठीक है ना, तो वो डिस्ट्रक्टिव फेज का काम करते हैं, क्लियर, ओके, ठीक है। एक मैंने जब बायो पढ़ाया था तो वहाँ बताया था मैंने रॉड सेल्स के बारे में बताया था। तो रॉड सेल्स जो होते हैं डिटरमाइन करते हैं कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी अंदर आएगी, और कोन सेल्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कलर्स के बारे में। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी बुक और आपकी आई के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और इको का कितना था, इको का, इको गाड़ी का इको, नेम इको का कितना था, 17 सेंटीमीटर लगभग, है ना, 17 सेंटीमीटर इको का था, ठीक है। इको के लिए इतना चाहिए। बाकी ये फंक्शंस लिखे हैं आई के डिफरेंट पार्ट के, इसको पढ़ लेंगे हम, ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पर, जो ह्यूमन जो आई होती है, ठीक है, उसका जो विजन होता है, इट इज़ द स्टीरियोस्कोपिक विजन, स्टीरियोस्कोपिक विजन। तो ह्यूमन आई विजन इज द स्टीरियोस्कोपिक विजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोस्कोपिक विजन? स्टीरियोस्कोपिक विजन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो आई होती है अगर किसी चीज़ को लोकेट करती है तो वो ऐसे लोकेट करती है, ये वाली आई लोकेट करेगी यहाँ पर है ये, तो ये वाली यहाँ पर है, तब वो हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, अदरवाइज हमें ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी। अच्छा माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो तीन तरह के हैं यहाँ पर, सिंपल, कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल में हम थोड़ा देख पाएंगे, कंपाउंड में हम और ज़्यादा देख पाएंगे, बहुत थोड़ा और ज़्यादा मैग्नीफाई करेगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पर हाईएस्ट रिजॉल्विंग पावर होगी इसकी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज दी हाईएस्ट रिजॉल्विंग पावर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाईएस्ट रिजॉल्विंग पावर, ठीक है।
टेलीस्कोप तो पता ही है हमें, दूर की चीज़ों को देखने के लिए काम आता है, बस इतना ही यहाँ से, ठीक है। डायमंड जो होता है वो चमक कैसे रहा है, क्योंकि उसमें TIR हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, TIR हो रहा है, TIR में क्या हो रहा है, और डायमंड का हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, मल्टीपल TIR होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में भी क्या होता है, TIR होता है, ठीक है। मिराज में भी क्या हो रहा है, मिराज के केस में TIR वहाँ पर भी हो रहा है। होलोग्राम जो होता है, होलोग्राम जो होता है 3D होलोग्राम देखा होगा आपने, चमकता रहता है, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, 3D इमेज है तो TIR वहाँ पर भी होगा, ठीक है। CD को जब आप सन में रख दोगे तब भी वहाँ पर चमकेगी, क्योंकि उसका इस तरह का कोई प्रॉपर है फंक्शन उसका, मतलब वो आज ये ख़त्म ही हो जाएगा क्या, चलो ख़त्म कर देते हैं, जो बच्चे आएंगे। कितना बचा है अभी, थोड़ा बचा, ख़त्म कर दे क्या इसको। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट बचा है, चलो काम करते हैं, इसको कल कर लेंगे, नहीं फिर वो कहेंगे कि हमारे साथ तो कुछ किया नहीं, आपने तो ख़त्म ही हो गया सभी, ठीक है। तो थोड़ा सा इंजस्टिस हो जाएगा उनके साथ। ये कल की जो क्लास होगी आधी क्लास में निपट जाएगा, ये मतलब 30 मिनट्स में निपट जाएगा, फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर अगर टाइम बचेगा हमारे पास, क्लासेस बचेंगी, सो विल डू सम क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। या क्वेश्चन की जगह इफ़ यू विल सजेस्ट विल डू रिवीजन पार्ट, रिवीजन पार्ट में भी कर सकते हैं, जितना येलो हाईलाइटेड पार्ट है ना, PYQ पार्ट है, सिर्फ उसको डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का, बायो का भी, ठीक है, ओके, ठीक है। और कोई डाउट बता दो भाई, कोई डाउट हो, समझ में आ रहा है सब। सर वो जो 2 मिनट्स अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट होता है ना, रीजन समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो। वो 2 मिनट्स अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट होता है वो ना, एक्चुअल सन, हाँ वो होता है बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन, बताया ना अभी बताया ना, दो चीज़ें हैं वहाँ पर, एक होता है डिफ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा TIR की वजह से भी होता है, ठीक है। तो वो जो होराइजन पे आने से पहले, होराइजन मतलब क्या होता है, एक होता है होराइजन, होराइजन का मतलब होता है कि जहाँ तक आप देख सकते हो उसको बोलते हैं होराइजन, ठीक है। तो होराइजन में आने से पहले ही हम जो है सन को देख लेते हैं, यानी सन हमें नहीं दिख रहा है पर हमें लाइट दिख रही है, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन और TIR। ये कैसे, डिफ्रैक्शन कैसे होता है, सिंपल एग्जाम्पल, जस्ट टर्न ऑन द लाइट ऑफ योर रूम, ठीक है, और दूसरे रूम में जाके वहाँ की लाइट जला दो, ओके, क्लोज द डोर, what you will see some light is still coming in your room even though the room is closed, how, because of diffraction, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या था, अभी दिखाया था डिफ्रैक्शन याद करो, अभी डिफ्रैक्शन दिखाया था मैंने, दिस इज डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सम लाइट इज स्टिल कमिंग बिकॉज फ्रॉम उस बेंड से आ रही है, बेंट होके लाइट आ रही है, ठीक है। और TIR का भी इसमें रोल रहता है, ठीक है। और इसीलिए हमें पहले दिख जाता है सन वहाँ से। और बाकी जो रेडनेस है सन की, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग दी राइजिंग, यानी सनराइज और सनसेट के टाइम पे, दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। सो जस्ट प्रैक्टिस दी MCQ, घटना चक्र लगाना है, ऐसा नहीं इसको अवॉइड नहीं करना, घटना चक्र लगाइए, ठीक है। एनी अदर डाउट, ठीक है, ओके देन आई मीट यू टुमारो, टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और पढ़ाई करो, नहीं कर रहे हो आप लोग, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास, दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत।